मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज बात होगी लोकसभा चुनाव के पहले फेज यानी पहले चरण के चक्रव्यूह की। लोकसभा चुनाव के पहले फेज में 21 सूबों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले फेज के बाद ही काफी हद तक 2024 के आम इंतखाबात की तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। पहले फेज में ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी। ऐसे में बीजेपी के सामने 2019 की जीत को दोहराने की बड़ी चुनौती है। तो वहीं इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो उसके सामने भी पहला फेज काफी अहम है, उसके लिए भी ये काफी मायने रखता है पहला फेज इंडिया ब्लॉक के लिए। और इंडिया ब्लॉक की बात अगर हम करें तो इंडिया ब्लॉक के सामने ना सिर्फ अपनी पिछली सीटों को बचाने बल्कि इन सीटों को और ज्यादा बढ़ाने की भी बड़ी चुनौती है। सियासी जानकार मानते हैं कि जो भी पार्टी पहले फेज के चक्रव्यूह को भेद पाएगी वही दिल्ली की कुर्सी हासिल करने में सबसे आगे होगी। आपको बता दें कि पहले फेज की जिन 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे आगामी 19 अप्रैल को यानी जुमे को, उसमें से फिलहाल 40 सीटें बीजेपी के पास है, 15 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है और 24 सीटें डीएमके के पास हैं, यानी तमिलनाडु की जो पार्टी है और वो इंडिया ब्लॉक की अलाई है, इंडिया ब्लॉक के साथ है वो। तो बहरहाल आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि पहले फेज की बारी किसकी कितनी है तैयारी। और इस मसले पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जो है डॉक्टर जमाल हसन साहब होंगे, ये कांग्रेस के लीडर हैं। बीजेपी से शुभेंदु शेखर जी, हमारे जगदीश सिंह जी हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से देव मोहन जी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और पहला सवाल शुभेंदु शेखर जी आप ही से। जाहिर तौर पर पहले फेज के वोट जो है वो डाले जाएंगे। अब तकरीबन 3 दिन ही बीच में बचे हैं, मतलब देखा जाए मोटे तौर पर, चूंकि फ्राइडे को वोटिंग होनी है 19 अप्रैल को पहले फेज की, और 102 सीटें हैं, 21 सूबे हैं। जाहिर तौर पर बहुत बड़ा मामला है हर एक पार्टी के लिए, हर एक ब्लॉक के लिए और एक गठबंधन के लिए। कितना अहम मानते हैं? और इंडिया ब्लॉक के सामने जाहिर तौर पर एक अलग तरह की चुनौती है, मगर एनडीए चूंकि उसके पास इन 102 सीटों में से 40 सीटें हैं, उसके सामने भी एक बड़ी चुनौती, इन सीटों को भी बचाए और सीटें कैसे बढ़ाए। क्या तैयारियां हैं एनडीए की, बीजेपी की? जी रब्बानी साहब, जैसा आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जी, और लगभग हर समय चुनावों के लिए तैयार रहता है। इस बार भी तैयार है। 102 सीटें हैं, 21 स्टेट्स में चुनाव है, जिसमें से 10 स्टेट्स में तो वो पूरा का पूरा है और 11 स्टेट्स में पार्शियल है। उसमें भी वो इलाके हैं, यदि आप देखें तो छत्तीसगढ़ में ट्राइबल एरियाज हैं, महाराष्ट्र का भी वो गोंदिया वाला और नागपुर के बाद बालाघाट वाला एरिया है जी। तो मेरे को लगता है कि उन क्षेत्रों में हम लोगों ने काफी काम भी किया है। मोदी जी की बहुत सारी योजनाओं को उसका इफेक्ट भी रहा है और राज्यसभा के चुनावों में उसमें हम लोगों को काफी बढ़त भी मिली है। फिर भी हम चुनाव को चुनाव की तरह देखते हैं, ना ओवर कॉन्फिडेंस, ना ही हर चीज अपने सिस्टम में रहती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं, बिल्कुल तैयार हैं और कमर कस के तैयार हैं जी। और हमारी जो हम लोगों ने एक सर्वे भी किया अभी, हमारे जो विपक्ष के लोग वहां पे खड़े हैं उनकी एक तो कुछ डेट्स उनकी काफी लेट क्लियर हुई है, ऐसा लगता है मेरे को। कुछ आपस में गठबंधन में भी इश्यूज हैं कि ऊपर के नेताओं ने तो गठबंधन कर लिया है, नीचे के कार्यकर्ताओं में अभी कनेक्टिविटी नहीं बनी है। और ऐसा लग रहा है अब तो 3 ही दिन बचे हैं कि वो कैसे कनेक्ट होंगे और वो वोट में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। फिर भी वो उनका विषय है। हम लोग अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, हर जगह पर हमारे कैंडिडेट मजबूती से खड़े हुए हैं, हम अपने विचारों को लेके खड़े हुए हैं जी। और जैसा आपने बताया ये पहला फेज है, लगभग 20% 22% होगा टोटल 543 सीटों में, 102 सीटों में। बिल्कुल हमारे लिए बहुत अहम है। और एक और बड़ी बात है कि ये पहला फेज जो है इसमें इंडिया गठबंधन हमसे आगे है जी। यदि हम वर्तमान सीटों को ध्यान दें, बिल्कुल ठीक है, तो हम लोगों को इसमें और थोड़ा सा काम कर रहे हैं, निचले स्तर पे और जा रहे हैं जहां हमारी कोई कमियां रह गई हैं, क्योंकि अगर उसको भी हमने बिल्कुल अगर अकेले डीएमके की बात करें तो जो इंडिया अलाई या इंडिया अलायंस का जो हिस्सा है 24 सीटें उसकी हैं, कांग्रेस की अकेले 15 सीटें हैं और भी कुछ छोटी छोटी ऐसी पार्टियां हैं जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, तो 40 से ज्यादा सीटें हैं, यानी बीजेपी से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हम लोग और उसमें कैसे बेटर कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारा लक्ष्य यदि हम 400 के ऊपर ले रहे हैं तो 62 सीटों पर हमको लगता है कि
102 सीटों में से हाँ। 62 प्लस आएंगी, तो वो हमारा जो कैलकुलेशन 400 पार वाला है उसमें पूरा होता है। उसमें आसानी तो होगी, मैं ये कह रहे हैं आप? 400 में हाँ 400 सीटों का जो कैलकुलेशन है उसमें 102 सीटों में हम लोगों ने 55 से लेकर 65 सीटों के बीच में इस ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक में से कंसीडर किया हुआ है। ठीक है। वैसे हम उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं साउथ में, आपको मालूम है, हाँ फिर भी अच्छा वोट परसेंटेज आएगा। और जिस तरीके से अन्नामलाई वहां पे काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, ये अन्नामलाई, तो हमको लगता है कि हम अपना खाता भी वहां पे अच्छी तरीके से खोलेंगे। ठीक है। डॉक्टर जमाल साहब क्या कहेंगे? जाहिर तौर पर कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है इंडिया ब्लॉक को, बहुत सारी पार्टियां उसका हिस्सा हैं और बड़ी मजबूती के साथ, और जहां पर इंतखाबात हो रहे हैं पहले फेज में मोटे तौर पर ज्यादा सीटों पर, वैसे तो उत्तर प्रदेश की भी जो है वो कई सारी सीटें हैं, बिहार की भी हैं, राजस्थान की भी हैं, और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बहुत सारे सूबे हैं जहां पर, मगर कुछ कुछ सीटों पर यहां पर हो रहे हैं। मगर तमिलनाडु एक बड़ा सूबा है, 39 की 39 सीटों पर वहां जो है वो वोट डाले जाएंगे, 39 सीटों के लिए एक ही फेज में इंतखाबात हो रहे हैं। मणिपुर की 2 सीटें हैं, और भी नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे सूबे हैं जहां पर हो रहे हैं। कश्मीर की एक सीट पर होगा। क्या कहेंगे, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पहले फेज के लिए कितना तैयार है, कितना मतलब जहनी तौर पर भी और फील्ड में भी? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस चैनल पर मुझे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। और जहां तक तमिलनाडु के 39 सीट की बातें हो रही, नेशनल मीडिया से लेके लगभग हमको लगता है कि हर लोगों ने सर्वे में अपना दिखा दिया कि 39 की 39 सीट इंडिया गठबंधन को जा रही। और हमारे साथी भाजपा के खुद ये कबूल रहे कि पहले चरण का जो फेज है वो इंडिया गठबंधन के फेवर में है। लेकिन पहले चरण में, 7वें चरण में ही इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये जो चुनाव है ना, ये जनता बनाम जो है सरकार चल रही है। हाँ। क्योंकि जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। 2 करोड़ रोजगार की बात करके ये सत्ता में आई थी ये सरकार, 15 लाख के जुमले देकर ये सरकार सत्ता में आई थी। और आज हालात ये है कि ये तो खुलकर सामने आ गया ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम जो देश में नजर आया है सामने में, चंदा दो और धंधा लो, इस टाइप की चीजें सामने आ रही है। और अफसोस लगता है कि देश का प्रधानमंत्री चंदा लेते हैं और उसके बाद धंधा खोलते हैं। मतलब लोगों को आप मुझे पैसा दो, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, इस टाइप के। और जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करके बड़े दावे शायद उनके ही सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये मेहरबानी नहीं की होती तो शायद देश की जनता ये जान नहीं रही होती। हाँ। तो आज जो ये चुनाव है ना, ये जनता बनाम सरकार चल रही है और जनता पूरी तरह से त्रस्त है। देखिए, इस बात को समझना होगा, ये देश में आप ही एक मीडिया चैनल है, चलिए आपके यहाँ हम लोग अपनी बात रख ले रहे हैं, बहुत ऐसे नेशनल मीडिया चैनल है। महंगाई की बात, इस देश में कितनी महंगाई बढ़ी, आटा, दाल, चावल, चीनी, सरसों तेल, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इस महंगाई पर बात नहीं होगी, बात होती है पाकिस्तान के टमाटर महंगे बिक रहे हैं। तो मुद्दे अब जनता समझ रही है, जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और ये पहला चरण नहीं, मेरे साथी मित्र ने खुद कबूल लिया है कि हम जो है साउथ में हमारा अच्छा प्रदर्शन नहीं है। देखिए, इस बार का जो प्रदर्शन होगा ना, उत्तर में हाफ और दक्षिण में साफ, इन लोगों का जो पीक आवर था ना, वो 2019 में इन लोगों ने टच कर दिया। बिहार में 39 सीट, यूपी में 73, 74, 75 सीट, हरियाणा पूरा, गुजरात पूरा, मध्य प्रदेश पूरा, छत्तीसगढ़ पूरा, 400 पार का ये दावा किस हिसाब से कर रहा है? ये तो पहले ही पिछली बार इन्होंने जो पीक आवर लेना था ले लिया था। पुलवामा हमले का जो मामला हुआ था, वो आज तक 300 किलो आरडीएक्स कहां से है वो अब तक पता नहीं है। चलिए, उसे मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन फिलहाल जो आज के डेट में बहुत मजबूत गठबंधन इंडिया गठबंधन की चल रही है, जिसमें हमारे साथी मित्र जो भाजपा के, उनको मानना पड़ गया कि पहला चरण में हम पीछे हैं। चलिए, ये अच्छा लगा सुनकर, ये एक अच्छी हवा बह रही है, इंशाल्लाह आगे भी इसकी हवा और बेहतर बहेगी। ठीक है। जगदीश सिंह जी, उत्तर प्रदेश का जो पहला फेज है, जाहिर तौर पर यानी जो आम इंतखाबात का पहला फेज है, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, तो 10% सीटों पर जो है पहले फेज में वोट डाले जाएंगे। और ओवरऑल जो हो रही है 102 सीटें, वो तकरीबन 19-20% के करीब बैठती है पूरे मुल्क में जो हो रही हैं, मतलब जो है इंतखाबात हो रहे हैं पहले फेज में 102 सीटों पर। तो 543 में से 102 पर तो जाहिर तौर पर 18-19-20% के आसपास बैठता है, मगर सिर्फ 10% सीटें हैं पहले फेज में। और अगर हम पहले फेज की बात करें तो समाजवादी पार्टी 2019 की अगर हम बात करें तो 5 सीटें ही वो जीत पाई थी, और गठबंधन था उसका बीएसपी के साथ। तो जाहिर तौर पर जब किसी पार्टी का किसी पार्टी के साथ गठबंधन होता है, तो अभी जैसे शुभेंदु जी भी कह रहे थे कि भाई वो बड़े लीडर्स का तो गठबंधन हो जाता है मगर वर्कर्स का नहीं हो पाता। तो शायद अगर होता उस जमाने में, 2019 की बात मैं कर रहा हूं, तो सीटें और ज्यादा बढ़ती। आपको क्या लगता है, इस बार जो है वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, कांग्रेस के साथ है, आरएलडी आपका साथ छोड़ चुकी है, एक और छोटी पार्टी थी वो भी आपका साथ जो है छोड़ करके एमआईएम के साथ जा चुकी है। क्या कहेंगे पहले फेज के लिए समाजवादी पार्टी के लिए हवा जो है वो
कितनी मतलब बदली हुई नजर आ रही है और हवा का रुख क्या है उत्तर प्रदेश के हिसाब से अगर हम बात करें तो? देखिए, ऐसा है, जो जी आपने 19 की बात कही, जी 19 का चुनाव, मेरा मानना है कि उस समय चुनाव जो है एक पुलवामा पे लड़ा गया, जी और ऐसा जनता को धोखा, या कहिए कुछ भी कहिए, जी और जनता भावनात्मक रूप से ऐसा बही कि वो उसमें भी किसी ने सुना नहीं। अब की चुनाव ये है, आम चुनाव 2024 का, उसका और इस 19 से इससे कोई तारतम्य नहीं। 19 का चुनाव जो है, बीजेपी के तानाशाही रवैये के खिलाफ जनता वोट करेगी, बीजेपी के किसान विरोधी रवैये के खिलाफ जनता वोट करेगी, बीजेपी के झूठे वादों के खिलाफ वोट करेगी, बीजेपी ने जो जो 2 करोड़ रोजगार दिए, महंगाई के खिलाफ वोट करेगी, विपक्षी पार्टियों के दमन के खिलाफ वोट करेगी जनता। जो ये दमनकारी इनकी नीति है, किसी एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ने का जो इनका तरीका है, इसके खिलाफ जनता वोट करेगी। जनता जान रही है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मामला, इनका भारी भ्रष्टाचार खुल रहा था, तो उस समय उस भ्रष्टाचार को चुनाव का एजेंडा न बनने पाए, इसलिए चुनाव का मुद्दा न बनने पाए, इसलिए केजरीवाल जी की गिरफ्तारी इन्होंने करवाई। केजरीवाल जी का गिरफ्तारी करना, आप समझिए कि क्या देश की जनता ये नहीं जानती कि जिस गवाह के आधार पर इन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा, उसी गवाह को इन्होंने, जब उसने केजरीवाल के खिलाफ इन्होंने बयान नोट कर लिया, तो उसको दूसरे दिन छोड़ दिया गया। वो अपना हनीमून मनाने स्पेन उसको भेज दिया गया। तो ये सब सारी बातें जनता जान रही, और जनता बहुत होशियार है हिंदुस्तान की। यहाँ का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और यहाँ के लोकतंत्र पे आप भरोसा करिए, ये जनता पूरा का पूरा, इनकी जुमलेबाजी, इनका तानाशाही रवैया, लोकतंत्र बात तो ठीक है सर, आपकी बात ठीक है, जी। लोकतंत्र पर भरोसा करना चाहिए, मगर आप लोग खुद ही कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाएगा अगर ये चुनाव बीजेपी एक बार फिर जीत गई, तीसरी बार जीत गई। आप लोग खुद कहते हैं कि मतलब जातिवाद जो है वो बहुत ज्यादा जो है बढ़ चुका है, कई जगह महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, जातिवाद जो है हावी हो जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दिनों अलग तरह की जो है वो कहानी देखने को मिल रही है। बीजेपी से लोग नाराज हैं, खासतौर से अपर कास्ट के लोग, और जो है वो लगातार मनाने की उन्हें कोशिश हो रही है। खैर, मैं आऊँगा, उसका जवाब जो है मैं शुभेंदु से ज़रूर चाहूँगा, मगर उससे पहले जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लीडर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवमोहन जी, आपका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ, थोड़ा देर से आप जुड़े। क्या कहेंगे 2019 के अगर हम आम इंतखाबात की बात करें तो सिर्फ एक सीट मिली थी आम आदमी पार्टी को, मगर इस बार आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, उस वक्त यूपीए का हिस्सा नहीं थे, बिल्कुल आमने सामने थे। क्या लगता है, चूंकि वोट शेयर जो है वो भी अच्छा खासा था लोकसभा चुनाव में भी, दिल्ली की बात अगर हम करें, कितनी उम्मीदें हैं पंजाब और दिल्ली से? चूंकि हरियाणा, गोवा और मेरा ख्याल के जो है वो अपना गुजरात वगैरह, वहाँ तो सब कुछ जो है एक तरीके से आप लोगों ने बात कर ली और वहाँ पर सीट शेयरिंग हो गई, मगर पंजाब में नहीं बात बन पाई आपकी कांग्रेस के साथ। कुल मिलाकर के क्या कुछ कहेंगे, कितना तैयार है पहले फेज के लिए आम आदमी पार्टी? सभी को नमस्कार जी। देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, और क्योंकि देश की जनता भी इस बार तैयार लग रही है, और हर तरफ से जी। एक अच्छी चीज ये आ रही है कि जो चीजें ये करते जा रहे हैं, अभी देख लीजिए, जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे अपना डिसीजन दिया है कि वो सार्वजनिक करना है, तब से लेके और अब तक इन्हें समझ में नहीं आया रहा है, बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट, सूची जारी होती है जिसपे नंबर से मिलान कर सकते हैं कि किस कंपनी ने कितना दिया, उस दिन बौखलाहट में इन्होंने केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद सारी की सारी चीजें आप सब लोगों के सामने है कि बौखलाहट में कि न्यूज को दबाया जा सके। देखिए, जनता इस बार जान चुकी है, हर जगह की जनता, दिल्ली की जनता तो देख ही रही है, दिल्ली और पंजाब की जनता देख रही है कि भाई दिल्ली के लाल केजरीवाल, सब लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से बेटे की तरह उन्होंने दिल्ली की सेवा की है, लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जबरदस्ती बिना बात के उठा के आप जेल में डाल देने का काम कर रहे हैं। और उसी तरीके से देश की जनता भी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री को, बीजेपी को मैनिफेस्टो में झूठ बोलते हुए देख रही। चाहे आप किसी भी चीज की बात कर लीजिए,
यदि देश की जनता देख रही है कि किसान के मुद्दे पे वोट करेगी, जवान के मुद्दे पे वोट करेगी, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट करेगी, महिला सुरक्षा के मुद्दे पे वोट करेगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है कि ईडी और सीबीआई का ये लोग किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने देखा, वसूली का काम शुरू करा दिया है इन्होंने इन जांच एजेंसियों से कि भाई किसी कंपनी पे रेड मारते हैं, उससे पैसा उगाही करना शुरू कर देते हैं। एक दो कंपनियां नहीं है, 33 कंपनियां ऐसी हैं जो घाटे में चल रही हैं, इनको पैसा दे रही हैं। कहां से ला रही हैं वो पैसा? उनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड क्यों नहीं हुई? तो देश की जनता देख रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही खराब, मतलब पिछली 2 बार से भी ज्यादा घटिया प्रदर्शन इस बार भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इंडिया ब्लॉक एकदम मजबूती के साथ सामने खड़ा दिख रहा है और इन्हें समझ में नहीं आ रहा, पसीने छूट रहे हैं कि अब ये क्या करना चाहते हैं। और हम लोग अच्छे से तैयार हैं, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ठीक है, असल में क्या है ना कि जी हम तैयार जिस तरीके से हैं, जनता भी इनके लिए तैयार हो चुकी है इस बार। हाँ, जनता देख रही है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जितनी सिर्फ बातें लगातार कुछ भी। कल प्रधानमंत्री जी कहीं इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें न महंगाई पे बोले, न मणिपुर पे बोले, कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उससे हमने 1 नंबर। अरे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने कहा है कि ये गैर संवैधानिक चीज हो रही थी, ये गलत है, उसको बंद किया गया है। और इतनी बेशर्मी से आके वो जनता के सामने कह रहे हैं कि हमने बड़ा महान काम किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जी इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। और ये भ्रष्टाचारों का ना एक क्लब है, मतलब ये सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड एक भ्रष्टाचार नहीं है, इसके अंदर न जाने कितने भ्रष्टाचार खुलेंगे। आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनने दीजिए, आप देखिएगा किस तरीके से खोला जाएगा इन। ठीक है, शुभेंदु शेखर जी जवाब देंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं और बार बार ये बात कही जा रही है। मेरा ख्याल के तमाम पैनलिस्ट ये कह रहे हैं, जाहिर तौर पर जितने भी लोग हैं वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा ही हैं इस डिबेट में, आपके अलावा वो सभी ये कह रहे हैं कि 2019 का जो चुनाव था वो पुलवामा का जिक्र वो कर रहे हैं कि लोग जो है वो बहकावे में आ गए थे, लोगों को जो है बहका गया था, कुछ काम नहीं हुआ। एक चीज़ जो है वो दर्शक भी समझना चाहते हैं, जो व्यूवर्स हैं वो भी समझना चाहते हैं, और थोड़ा सा मुझे भी समझाइए कि अपोजिशन में रहते हुए कोई भी पार्टी हो, चाहे दिल्ली में अगर आप अपोजिशन में हैं तो आपको केजरीवाल हुकूमत का कोई काम नज़र नहीं आता, जितने भी काम उन्होंने किए हैं वो नज़र नहीं आते बीजेपी को या दूसरी जो भी अपोजिशन पार्टियां हैं। ठीक वैसे ही अगर कहीं बीजेपी की हुकूमत है, चाहे वो सेंटर में हो या किसी सूबे में, तो उस सरकार के, बीजेपी की हुकूमत के कोई काम सामने वाली पार्टी को नज़र क्यों नहीं आते? थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि ऐसी वजह क्या है। देखिए जी, हमारे जितने भी साथी प्रवक्ता हैं जी, उन्होंने बताया कि 2019 में पुलवामा वाला केस हो गया था, हाँ, इसलिए वो हार गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके बाद अभी 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले जी, 3 सूबों का चुनाव था। हाँ, कांग्रेस इन 3 सूबों में, 2 सूबों में तो उनका राज्य था, जी, राजस्थान और छत्तीसगढ़। क्या बता पाए लोगों को? लोगों को पर विश्वास कैसा था, कैसे कांग्रेस की हार हुई है, ये हमने देखा है इन तीनों सूबों के चुनाव में, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो या छत्तीसगढ़ का हो। जिस बातों को ये यहाँ पे चैनल पे कह रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचा नहीं पाते। महंगाई की बात करना हो तो महंगाई पर बात करिए ना, जवाब हम देंगे। पर आज आम आदमी पार्टी अपने नेता को बचाने में लगी हुई है, क्योंकि वो कहते थे कि ये कट्टर ईमानदार हैं, आम आदमी हैं, कट्टर बेईमान हो गए और खास हो गए। अब ऐसी स्थिति में आज भी एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया जिसने कहा कि उसने 19 करोड़ रुपए गोवा के लोगों को हवाला से पैसा आया और इनके पार्टी के कैंडिडेट्स को बांटा। ईडी ने पकड़ा हुआ, अब जवाब नहीं देते हैं। केजरीवाल जी इतनी बड़ी बेईमानी करके दिल्ली के पैसे को लूट के जेल गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा है। और यदि ऐसा होता तो क्या कोर्ट भारतीय जनता पार्टी का है? कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अगली डेट देने से मना कर दिया। और उसके पहले हाईकोर्ट ने क्या कहा
कि केजरीवाल जी के अगेंस्ट में इतने सारे सबूत हैं कि उनको छोड़ना मुमकिन नहीं है और उनकी जुडिशरी कस्टडी और बढ़ा दी गई। हाँ। अब ऐसे मोमेंट पे केजरीवाल जी क्या कहेंगे, उनके नेता क्या कहेंगे? पूरा दिल्ली थू कर रहा है और कांग्रेस के लोग इन्होंने एफआईआर किया। रब्बानी साहब, एफआईआर इस एक्साइज के केस में कांग्रेस ने किया, अनिल चौधरी साहब ने। हाँ। और बड़े फूले नहीं समाते थे कि हमने एफआईआर किया है, हमने किया, बिग टीम है भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी। ऐसा लगातार 2 महीने पहले तक कह रहे थे, जब तक ये आपस में मौसेरे भाई नहीं बने थे। हाँ। और ऐसे मौसेरे भाई बनते ही भूल गए कि केजरीवाल को गाली दे रहे थे। सियासत में सर, सियासत में ये वाली बात जो है ना, ये वाली बात से तो कोई भी अछूता नहीं है, इस मामले से कोई भी अछूता नहीं है। मतलब बीजेपी ने भी बहुत सारे लोगों को गालियां दी, बहुत सारे लोगों को बुरा भला कहा, बहुत सारे लोगों के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाए और खुद प्राइम मिनिस्टर ने लगाए। ये बात बहुत बार हो चुकी है। मेरा ख्याल कि इसको डिस्कस ज्यादा ना करना ही बेहतर है, हम दूसरे मुद्दों की तरफ आगे बढ़ें। हाँ। जिनको भी, आप और मैं, जिनके पास भी थोड़ा सा भी जमीर है, वो अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। हाँ। मेरी बात पूरी होने दीजिए, जरूर बोलिएगा जी। फिर अभी इन्होंने एक ऐसी बात कही इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। हाँ। इतनी सारी कंपनियों में 3000 कंपनियों ने पैसा दिया, जिसमें 26 कंपनियां ऐसी पाई गई जिनको रेड वेड के आसपास पैसा दिया गया। उस रेड के जो पैसा आया, सपोज करिए उसको एक बार मैं मान लेता हूं, उस टोटल पैसे का 37% हमारे पास आया, बाकी पैसा तो 63% आप लोगों ने लिया है। और आप कह रहे हो कि पर रेड वाली कंपनियों ने वो इनको नहीं दिया ना रेड। उनका ये कहना है कि जिनकर रेड हुई या जिनके खिलाफ सीबीआई या एजेंसी का इस्तेमाल हुआ, वो सीधा बीजेपी को पैसा गया, वो ये कह रहे हैं। मैंने यदि इनके पास एक पैसा नहीं आया हो, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट नहीं आया तब तक तो वो लीगल था, कानून की ओर से पास था। ये लोग ब्रीफकेस लेके, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ते थे, नंबर 2 का पैसा था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद उस पैसे की जो चुनाव में, मैं आज भी कहता हूं, कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी, पैसा कहां से आएगा? दान से आएगा, लोगों से चंदा लिया जाता है। और यदि वो 1 नंबर पे चंदा लिया जा रहा है तो कम से कम उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है कि पैसे का मनी ट्रेल पता चलता है। तो कल मोदी जी ने कहा, बाद में आप लोग यही कहोगे, और इन लोगों को भी पैसा मिला है। यदि इनमें से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 1 रुपया नहीं लिया होता और कहता मैं पैसा नहीं लूंगा, तो आज हमारे सामने कहने लायक होते, अरे आपको तो कोई पैसा देगा भी नहीं। जिस तरीके से कांग्रेस की हालत है, राहुल गांधी जी के रहते हुए कांग्रेस बिल्कुल भटकी हुई है। खड़गे साहब वहां साउथ में कहते हैं धारा 370 हटाई गई तो साउथ वालों को क्या लेना देना। ऐसी यदि मानसिकता का हो भारत देश के अंदर, वो कश्मीर को अपना पार्ट ना समझते हो, तो ऐसी मानसिकता राहुल गांधी जी को कोई मानने को तैयार नहीं है। जमाल साहब के जवाब देंगे। जमाल साहब, चूंकि जमाल साहब की पार्टी के लीडर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और दोनों ही लीडर के सवाल उठ रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर भी और खड़गे साहब के ऊपर भी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? और बार बार यही बात होती है जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं कि भाई पैसा जो है वो बीजेपी को गया, तो सीधे तौर पर यह भी बात होती है कि पैसा तो तमाम पार्टियों को गया। तीसरे नंबर पर तो कांग्रेस को भी मिला है, दूसरे नंबर पर टीएमसी थी, बीआरएस को भी पैसा मिला है, समाजवादी को भी मिला है, तमाम पार्टियों को मिला है, बीएसपी के अलावा तमाम को पैसा मिला है ना, ज्यादातर पार्टियों को मिला है। जी जमाल साहब जवाब दीजिए। हाँ, कांग्रेस को 1237 करोड़ है जी, इनको 6600 करोड़ है। हाँ। फर्क का थोड़ा गैप देखिए। रूलिंग पार्टी है भाई, तो रूलिंग पार्टी है तो मिलेगा ज्यादा पैसा। नहीं, रूलिंग नहीं है, रूलिंग नहीं है। हाँ। इन्होंने जिनसे वैक्सीन लगवाया पूरे देश को, कहा कि लाइन में लग जाओ, वैक्सीन लगाना होगा, बिना वैक्सीन के आप सफर नहीं कर सकते। उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी इन्होंने 3 बार में चंदा लिया, तो बात वहां पर है। दूसरी राहुल गांधी की बात करते हैं, अगर राहुल गांधी अगर बेकार होते तो इनके नेता से लेकर सुबह से शाम तक सब सीधे राहुल गांधी के नहीं पड़ते। दरअसल डर तो इनको राहुल गांधी का ही है, कुनबे को, भाजपा कुनबे को। और आज ये जो सफाई दे रहा है ना इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर, राहुल गांधी जी ने जिस टाइम इलेक्ट्रल बॉन्ड अरुण जेटली जी लेके आए थे, तो राहुल गांधी जी ने उसके बाद बोल दिया था ये सबसे बड़ा स्कैम साबित होगा, और वो स्कैम साबित हुआ। तो ये नहीं कर सकते नहीं, मतलब शुभेंदु जी आप सुन लीजिए, आप भी देखिए, वो भी सुन रहे थे, अब आप भी सुनिए। हाँ जी सुनिए। हाँ, सुनना चलता बहुत अच्छा होता है। आप लोग में दिक्कत क्या आप सुनना नहीं चाहते? सच सुनिए ना, 6600 करोड़ अगर आपको दिया गया, आप क्यों आप बैंक को बुलवा रहे थे कि हम जुलाई के बाद हम सार्वजनिक करेंगे? अगर आप ईमानदार थे आपको तुरंत सार्वजनिक, सुप्रीम कोर्ट की अगर फटकार नहीं लगती, ये सामने स्कैम खुल कर नहीं आता कि 6600 करोड़ वसूला गया है।
वो भी उन कंपनियों से आपको उन्होंने चंदा दिया, पहले उन्होंने चंदा दिया, उसके कुछ दिनों बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये किस टाइप का भाई चंदा? मतलब आपको तो सीधा एक कॉन्सेप्ट आपने इस देश पे बहाल कर दिया, चंदा दो और धंधा लो। और दूसरी बात, जो भ्रष्टाचारी और आप लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती है, प्लीज जिन जिन लोगों को आपने लिस्टेड किया भ्रष्टाचारी, उन सभी को लेकर आप अपने साथ जमात में खड़े हो गए। अब आप जैसे इतने मेहनती मतलब जो युवा है आपने जैसा भाजपा में, उनको आप साइड लाइन में कर दिया। आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत की संकल्प लेके बात करते थे, कांग्रेस मुक्त भाजपा बना दिया। तो इसमें इन चीजों पर देखिए, देश जो अभी हालत है देश की सारी जनता समझ चुकी है कि ये जो पार्टी है सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये जो पार्टी है, आज अफसोस की बात क्या, देखिए एक बात समझिए, अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र निकलता है और देश का प्रधानमंत्री कहता है ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। पता है, देश के प्रधानमंत्री के मुंह से अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है, अरे आपने काम किया है, देश को गरीबी से नीचे लाया तो वो बात कीजिए। आपने देश में महंगाई कम किया, उस पर बात कीजिए। लोगों को रोजगार दिया, उस पर बात कीजिए। अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुसकर 200 गांव का नाम बदल दिया, उस पर बात नहीं करेंगे ये लोग। आए दिन महिलाओं के साथ रेप होता है, इनके विधायक रेप करते, इनके जो ब्रजभूषण सिंह है जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, सचिव थे, वो उन्होंने महिला पहलवानों के साथ खिलवाड़ किया। मेरा एक सवाल है भाजपा के अपने मित्र से कि बंगाल में संदेश खली के मामले में भाजपा की पूरी महिला टीम उतर जाती है, भाजपा की पूरी टीम उतर जाती है। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हजारों लोगों ने नंगा करके उनके साथ रेप किया। मोदी जी का उस पर मुंह नहीं खुला, भाजपा के कोई एक आदमी वहां नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? आप वहां पर वोट मांगने जाएंगे, आप वहां पर सब कुछ करने जाएंगे, लेकिन मणिपुर के मामले पर आपका एक मुंह से एक आवाज तक नहीं निकला। कोई रेस्पॉन्ड करेंगे साहब? जी शुभेंदु जी रेस्पॉन्ड करेंगे इस पर, मणिपुर वाले मामले पर? चूंकि ये बात सच है, तमाम दुनिया जानती है, बार बार इस मसले पर सवाल उठते हैं कि मणिपुर से बीजेपी बचती है, बोलने से बचती है। उस पर देखो रब्बानी साहब, मैं खाली एक ही बात कहूंगा, महिला चाहे मणिपुर की हो और चाहे वेस्ट बंगाल की, जिसकी हम बात कर रहे हैं संदेश खाली की, यदि उसके साथ गलत हो रहा है तो आपको और हमको दोनों को संसार होना चाहिए, कहीं की भी महिला हो। पर आपने संदेश खाली के ऊपर एक बार भी ट्वीट किया क्या? राहुल गांधी जी ने एक बार ट्वीट तक किया हो तो बता दीजिए मेरे को। यदि किया है कि संदेश खाली के अंदर गलत हुआ तो आप हमको दिखा दें, मैं आपको चैलेंज करता हूं। खड़गे साहब या राहुल गांधी जी ने, किसी ने संदेश खाली पे किया हो, खाली सिंपल एक ट्वीट भी, तो ये आपका धर्म है, आप निभाइए। और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री पे लगे हैं इस मसले पर, ये बहुत संजीदा मसला है, इस मसले पर बहुत संजीदगी से बात और बहुत ईमानदारी से और सच्चाई से बात होनी चाहिए। यह सच है कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी महिला के साथ, किसी खातून के साथ कोई ऐसा मतलब वाकया घटता है या कोई ऐसा वाकया पेश आता है तो उस पर ना तो स्टेट की वीमेन कमीशन, ना ही नेशनल वीमेन कमीशन जो है उस पर कोई चर्चा करती। मगर वही अगर किसी दूसरे सूबे में जहां पर बीजेपी की हुकूमत नहीं है, अगर वैसी घटना हो जाए तो तमाम जितने भी मतलब जो है संगठन है या फिर जो भी मतलब महिलाओं के लिए तंजीमें बनी हुई हैं, वीमेन कमीशन बनाया हुआ है, वो वहां पर आवाज उठाती है। ठीक वैसा ही पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी है। अगर वेस्ट बंगाल में, चूंकि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, ठीक है, वहां पर पार्टी सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, मतलब ममता बनर्जी की पार्टी के साथ, तृणमूल कांग्रेस के साथ, मगर चूंकि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है तो कांग्रेस के लोग भी, दूसरे लोग भी बोलने से बचते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। और इस मसले में ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी दूध की धुली हुई है, ये सच्चाई है। बहुत सारे सबूत है, एक सबूत नहीं है इस मामले पर। जगदीश सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों का वापस मैं जिक्र करूंगा। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो है इंतखाबात हो रहे हैं, कुछ 3-4 सीटों पर जाने का मुझे भी मौका मिला अभी हाल ही में। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना वगैरह सीटों पर मैं गया, जाकर के लोगों से बात की। एक बड़ा मसला जो नजर आ रहा है वो ये कि जो जातिवाद है, जो बिरादरीवाद है, वो बहुत हावी है। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बीजेपी से तो थोड़ी नाराजगी भी है। जो ठाकुर लॉबी है, जो ठाकुर समाज है, वो नाराज भी है। राजनाथ सिंह भी उन्हें मनाने गए। 3 बार जो है वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी जा चुके हैं सहारनपुर और आसपास के इलाकों में मनाने के लिए। बात लगातार वो कर रहे हैं, उनसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि कोई भी पार्टी हो, किसी से नाराजगी नहीं, वो तमाम अपनी जगह है, मगर ये जो जातिवाद का जो मसला हावी हो जाता है किसी भी इलेक्शन में, जातिवाद से इंतखाबात में, इलेक्शन में, चुनाव में कब छुटकारा मिलेगा इस देश को? देखिए, ऐसा है, बीजेपी केवल जातिवाद की जननी है जी। बीजेपी ने ही ये सारा खेल रचाया कि जो है ये जातिवादी मुद्दा उठे। ये जातिवादी मुद्दा नहीं है,
ये सामाजिक स्वाभिमान की लड़ाई है। सामाजिक, जैसे समाजवादी पार्टी है, हर जाति धर्म हर समाज का आदर और सम्मान करती है जी। आपने जो वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, जो ये मुद्दा उठा है, ये किसी का, भाई हम कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या व्यक्ति विशेष हो, किसी को ये अधिकार नहीं है किसी के खिलाफ किसी को अपमानित करने का, किसी को अधिकार नहीं। और अगर इन्होंने अपमानित किया है, जिसने भी अपमानित किया है, जो गलती की है, उसका दंड उसको मिलना चाहिए। और अगर बीजेपी अगर वहां समाज के कुछ वर्ग के लोगों को किसी बात पे नाराजगी है तो जायज नाराजगी। समाजवादी पार्टी ने सदैव हर समाज और हर वर्ग के लोगों का सम्मान किया है, हर वर्ग, किसी वर्ग को किसी अपमानित नहीं किया समाजवादी, और यही समाजवाद का अर्थ है। जी। बीजेपी केवल राम रहीम, केवल समाज को बांट करके, समाज को फाड़ फाड़ करके ये चुनाव किसी तरह से जीतना चाहती है। और ये जनता जान चुकी है उत्तर प्रदेश की। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग जनाने की कोशिश जनता को कर रहे हैं, और ये जनता जान चुकी है, हर वर्ग जान चुका है कि ये फ्रॉड है, इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है, देश को लूट लिया है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड चूंकि जनता को बताने की आवश्यकता है, हम विपक्ष का ये कर्तव्य है कि इनके खिलाफ बताएं कि इन्होंने जनता को। अब बताइए, जिस बॉन्ड के आधार पे केजरीवाल को, जिसके बयान के आधार पे केजरीवाल जी जेल पे हैं, उससे इन्होंने, उसी व्यक्ति से इन्होंने 55 करोड़ रुपया लिया, बीजेपी को उसने चंदा दिया, वो तो बच गया। जैसे ही उसने बीजेपी को चंदा दिया वो बच गया, उसको दूसरे दिन जमानत हो गई, छोड़ दिया गया। जिस दिन उसने केजरीवाल जी का नाम लिया, बीजेपी को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया, छोड़ दिया गया। ये ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, ये दस्तावेजी साक्ष्य है, दस्तावेजी। हाँ। मेरी बात सुनिए ना, दस्तावेजी साक्ष्य है। तो जिसने, बीजेपी ने अगर चंदा लिया तो उसको भी जेल जाना चाहिए। केजरीवाल जी के खिलाफ केवल मौखिक साक्ष्य है, पुलिस कस्टडी में लिया गया बयान का कोई वैल्यू नहीं होता है। और उस साक्ष्य के आधार पे एक मुख्यमंत्री को, जो देश का, जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसको आप जेल में डाले हुए, और ये जनता देख रही है। ये अच्छा है विपक्ष के लिए। ठीक है, देव मोहन जी से मैं रिएक्शन लूंगा। देव मोहन जी, ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, आम इंतखाबात, बड़ी मेहनत से और बड़ी मतलब जो है लगन के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो आगे बढ़ रही थी। पार्टी वर्कर्स यही कहते हैं कि भाई वो बड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ रही थी, मगर अचानक जो है ये काले बादल छा गए, काले बादल जो है मंडरा गए पार्टी के ऊपर। एक तरीके से जो है वो एक सेटबैक है उसके लिए कि पार्टी का मुखिया जो मतलब जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी और पार्टी के मुखिया भी हैं, वो ही जेल के अंदर हैं। आपको लगता है क्या कुछ उसका असर, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके असर जो है वो हम देख रहे हैं, मार्केट में दोनों तरह की बातें चल रही हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसका पॉजिटिव असर होगा वोटर्स के ऊपर, खासतौर से दिल्ली और पंजाब में देखने को मिलेगा, मगर पार्टी का मुखिया ही अगर नहीं है, वो जेल के अंदर है, तो उनकी तरफ से बात कौन रखेगा? स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट फहरिस्त जारी की गई है, गुजरात के लिए सबसे ऊपर नाम है केजरीवाल साहब का, उसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम है, मगर दोनों ही जेल के अंदर हैं, तो कौन प्रचार करेगा पार्टी की तरफ से फिर? जी देव मोहन जी। देखिए, प्रचार की बात यह है कि प्रचार करने के लिए तो बहुत सारे लोग, सुन लीजिए, हाँ आते हैं आपके पास। हाँ जी देव जी। लेकिन आपके सामने है, हाँ, कि जनता भी देख रही है कि किस तरीके से आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। जनता समझ रही है कि उन्हें जेल में क्यों डाला गया है। जब आप बताइए कि कोई एक आदमी, कोई सबूत, चवन्नी रिकवरी नहीं है ना, कोई चवन्नी की मनी ट्रेल नहीं पता चली है, ठीक है, सिर्फ एक कहानी गढ़ देते हैं कि भाई ये आया शरद रेड्डी, 5 महीने उस आदमी को आपने जेल में रखा जी। वो लगातार आपको पैसे देता रहा, लेकिन आप नहीं माने, पैसे भी देने पड़े। और अरविंद केजरीवाल जी का जिस दिन नाम लिया, आप एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया जिस दिन जेल में गए, आपने उनके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, ठीक, लेकिन शरद रेड्डी जब जेल में गए, आपने उनको किंग पिन कहा, मतलब उनको मास्टरमाइंड कहा, उन्हें मुख्य आरोपी कहा, और उसके बाद उनका अकाउंट सीज नहीं कर पाए आप। उसी अकाउंट से उठा के वो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ 55 करोड़ रुपए घूस दे रहे हैं। किस तरीके की बात करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले? ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं ईडी और सीबीआई के माध्यम से।
और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जेल में डाल दिया अरविंद केजरीवाल बिना किसी सबूत के। आप सोच के देखिए कि बिना किसी सबूत के एक मुख्यमंत्री जेल में है और एक मुख्यमंत्री, एक चुने हुए मुख्यमंत्री पंजाब के मिलने जा रहे हैं, तो आप उनको किस तरीके से, मतलब आतंकवादी हैं वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के चुने हुए, दिल्ली के लोग उनको प्यार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनको समझ में भी आ रहा है कि अब बहुत बड़ी गलती की है उन लोगों ने और जबरदस्ती झूठे केस में अंदर डाल रहे हो। ठीक है, पूरे इंडिया में देखा जा रहा है और इनको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा 2024 के इलेक्शन में। मैं बता रहा हूं। शुभेंदु जी रेस्पॉन्ड करेंगे। जी शुभेंदु जी। देखिए, केजरीवाल जी और केजरीवाल जी के प्रवक्ता नेता बात की बेबात कैसे करनी है और लगातार कई महीनों से कर रहे हैं। कभी कहते हैं ये ऑपरेशन लोटस है, हमारे को पैसा दिया जा रहा है हमारे एमएलएस को, और हम कह रहे हैं कि यदि एमएलएस को पैसा दिया जा रहा है या कोई धमका रहा है तो आप पुलिस में एफआईआर करिए। क्या होगा यदि आपको रब्बानी साहब या हमको कोई धमकाएगा या घूस देने की कोशिश करेगा तो हम पुलिस के पास जाएंगे। बिल्कुल। तो एक प्रवक्ता कहते हैं कि साहब दिल्ली में तो पुलिस आपकी है। तो मैंने कहा पंजाब में यदि 3 इनके नेता लोग वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमारे को धमकाया जा रहा है और पैसा देने की बात करी जा रही है, तो एफआईआर नहीं कराते। एफआईआर कराएं, पता चलेगा। जैसा हम लोगों ने एक अतिशी जी के ऊपर एक डिफेमेशन केस किया, इन्होंने जब झूठ बोला कि हमको पैसा दिया जा रहा है, और जब पुलिस ने उनको जानकारी के लिए बुलाया तो वो कभी नहीं आई। आज तक खाली नौटंकी करना और नौटंकी करने के बाद कोर्ट से झूठ बोलना, ये केजरीवाल जी के ऊपर प्रूव हो चुका है। वो जेल में भी गए, 3 दिन बंद रहे, माफी मांगी जेटली जी से, गडकरी जी से, सिरसा जी से, इन लोगों से, तब वो जाके छूटे। ये सबने देखा है कि कितने झूठे हैं केजरीवाल जी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट के अंदर उन्होंने बयान दिया कि जो मैंने कहा था वो झूठ बोला था। अब इन्होंने बोला कि शरद चंद्र जी की बात कर रहे हैं, उनकी गवाही की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं रब्बानी साहब, एक नहीं हजारों प्रूफ है। और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा, जनाब हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके की एविडेंसेस है उसमें केजरीवाल जी किंगपिन है, जिन्होंने ये सब पूरा रचा है बवाल। जनता ने देखा है, जनता थू थू कर रही है। और एक और चीज मैं कहूंगा कि कोई एक गवाह नहीं है। आज जो चरणजीत कुछ जिनको पकड़ा गया है, 17 करोड़ रुपए तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। जिन्होंने पैसा लिया उन्होंने कहा हमारे पास पैसा आया। यहाँ समीर महेंद्रू और अमन ढुल ने पैसा लेके 31 करोड़ रुपए पंजाब में बांटे हैं। 2 करोड़ रुपए संजय सिंह को दिए हैं दिनेश अरोड़ा ने। और वो 2 करोड़ रुपए किस लिए दिए हैं कि हमारी मीटिंग करा दो मनीष सिसोदिया से। और यदि इतना सब कुछ ठीक था तो ये पॉलिसी को वापस क्यों लिया आपने? और पॉलिसी को भी वापस लिया आप किसके लोगों के कविता का के जो सीए हैं अजन पिल्लई, उनका स्टेटमेंट है कि 100 करोड़ रुपए हमने दिया है। विजय नैयर ने फेस टाइम पे बात कराई थी के कविता से अरविंद केजरीवाल की, और विजय नैयर को कहा उन्होंने के कविता को कि हमारा आदमी है, पैसे दे दो। ये सब बातें नहीं बताएंगे जनता को कि ये कितने ईमानदार होते हुए, बात करते हुए अचानक कितने बेईमान निकले अंदर से। जनता को पता लग गया। अब कह रहे हैं कि हमको जबरदस्ती बंद कर दिया गया। अरे ईडी ने बंद किया है, कोर्ट में आपने भाषण दिया। अभिषेक मनु सिंघवी के स्टेटमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कहा है कि आप क्या कर रहे हो, ये आपका काम है, कोर्ट का काम नहीं है। उसके बाद भी शर्म नहीं आ रही है। और सबसे लास्ट एक ही बात कहूंगा कि जब से केजरीवाल जी पंजाब में आए हैं, खालिस्तान की मांग बहुत तेजी से उठने लगी। लगभग 24 से 25 प्रोसेसन निकले हैं पंजाब के अंदर। इसके पहले जब तक कांग्रेस की सरकार थी कभी एक भी प्रोसेसन नहीं निकला। मैं सैल्यूट करता हूं कांग्रेस की सरकार को पंजाब की कि उन्होंने खालिस्तान को नहीं उठने दिया। और जब कुमार विश्वास ने कहा कि खालिस्तानियों के साथ कनेक्ट है और आप ये बोल दीजिए कि हम खालिस्तानियों के साथ नहीं है, तो केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट नहीं दिया। मगर बोले हम तो स्वीट आतंकवादी हैं। तो मगर कुमार विश्वास साहब भी तब बोले जब वो पार्टी से निकल चुके थे। और पार्टी से वो क्यों निकले, पार्टी उन्होंने क्यों छोड़ी, वो तमाम दुनिया जानती है।
उनको अंदर रहते हुए वो आवाज उठानी चाहिए थी, वो बात रखनी चाहिए थी। केजरीवाल जी को तो ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि हम ठीक है। खालिस्तान के विरोध में हैं, आज तक क्यों नहीं दिया? देवमोहन जी मैं रेस्पॉन्ड चाहूंगा कि आप इसके ऊपर रेस्पॉन्ड करें, उसके बाद फिर मैं अगला सवाल करूंगा जगदीश जी से, समाजवादी पार्टी से, प्लीज। देखिए, शाम को बैठ के सिर्फ कथावाचक की तरह कथा सुनाने से नहीं होगा जी। कह रहे हैं दिनेश अरोड़ा ने 2 करोड़ रुपए संजय सिंह को दिए, कोर्ट ने अभी उनको बेल ही इसी ग्राउंड पे दी है कि कोई मनी ट्रेल नहीं है, उसको हनीमून मनाने के लिए भेज रही है ईडी दिनेश अरोड़ा को। उसने 8 बार बयान दिया है, ठीक है, 8 बार उसने कोई जिक्र नहीं किया, न संजय सिंह का न किसी का। ठीक है। उसको 3 महीने जेल में रखने के बाद आप उससे पैसा ले रहे हो और उसके बाद उसको हनीमून मनाने के लिए बाहर भेजने के ठीक लिए है। इस तरीके की चीजें ये आपने उनके उस मसले पर जो है जवाब दे दिया। अब मैं आऊंगा जगदीश जी, आपके पास आऊंगा। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश का जिक्र बार बार होता है, और जिक्र इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें वहीं से आएंगी लोकसभा की, और वो जिक्र इसलिए भी होता है कि 2019 के जो आम इंतखाबात थे उसमें समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी जो है वो दोनों मिलकर के लड़ रही थी। बीएसपी को 10 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। अगर आज की हम बात करें, बीएसपी अलग है, वो अपने बलबूते इकलौती पार्टी मैदान में है, बीएसपी नहीं है आपके साथ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिली हुई है। 2019 के मुताबिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीती थी, 1 कांग्रेस को मिली थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को। 6 सीटों की 2 पार्टियों का गठबंधन है। क्या कहेंगे, क्या मतलब वो 6 सीटें बचा पाएंगे, उसमें इजाफा होगा, क्या कुछ होगा, किस तरीके से आपके पास समीकरण है? चूंकि मैं पहले ही कहा आरएलडी और एक छोटी और पार्टी आपसे दूर हो गई है, वो खिसक गई हैं। पहले एक चीज बोलूंगा मैं जी, जो बहस हो रही थी, हाँ हाँ भ्रष्टाचार के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जी, कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, इनका स्टेटमेंट चल रहा। हाँ मानवर, मेरा विनम्र अनुरोध है कि किसी भी भ्रष्टाचारी, जो भाजपा के पूरे देश में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, उनमें एक के खिलाफ अगर प्रधानमंत्री जी कार्रवाई करते थे तो हम यहां उनको सल्यूट करें, जी, उनके स्टेटमेंट को सल्यूट करते। भ्रष्टाचारी केवल हेमंत सोरेन और केजरीवाल है, मेरा केवल इतना कहना ठीक है पूरे देश सर, में वो हो गया, जो चूंकि हमारा मसला आज का दूसरा है, वो बार बार हम उस मसले पर ना जाएं, ज्यादा बेहतर चर्चा हो रही। हाँ। ये जो कह रहे थे अभी, जो वो जवाब दे दिया सर आम आदमी पार्टी ने उसका। नहीं, आम आदमी पार्टी उसका मेरा एक और है जी, ये एजेंडा होना चाहिए चुनाव का, कि जब प्रधानमंत्री ने कहा तो ये एजेंडा फिक्स होना चाहिए कि एक भी अगर कार्रवाई कर देते भाजपा के जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ। प्रधानमंत्री ने बोला कि 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पीसिंग, दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री बना दिया वहां जाके महाराष्ट्र में। बिल्कुल, ये तो कथनी और करनी में कई जगह फर्क नजर आता है, ये बात सच है, और इसका जवाब कई बार दे चुकी है बीजेपी। कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं कि भाई कौन सी मशीन है, कौन सा वॉशिंग पाउडर है जो सब धुल करके बाहर निकल जाते हैं। अब उस पर जवाब दीजिए जो मैंने सवाल पूछा है कि 2 ऐसी पार्टियां जिसकी 2019 में 5 सीटें थी, एक पार्टी की सिर्फ 1 सीट थी, वो 2 पार्टियों का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें, 6 सीटों की पार्टी अगर हम देखा जाए 19 के हिसाब से अगर हम देखें, कितना आगे बढ़ेंगी, मतलब कितना कुछ दिख रहा है आपको? जी, अब तक मानवर बहुत पानी बह चुका है नदी में। जी, वही जानना चाह रहे हैं। तो वही जान लीजिए, 2022 में हम 36% वोट पा करके आए हैं जी, और आप समझिए वो 6 न गिनिए, 36% वोट गिनिए, उसमें हमारा 36% वोट था, वोट शेयरिंग थी। हाँ। वो जो आप 19 की बात नहीं, 22 की बात करिए, जो लेटेस्ट चुनाव हुए हैं उनमें 36% और मुख्य। सर देखिए, मेरी बात सुनिए, आप तो पॉलिटिशियन हैं, जाहिर तौर पर पब्लिक के बीच में रहते हैं, मगर यह भी सच्चाई है जो आम इंतखाबात होते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं, जो असेंबली इंतखाबात होते हैं यानी विधानसभा चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं। तो इस बात को भी, इस बात को समझना बेहद जरूरी है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। हाँ। इस बार इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, ठीक है, इनको इनकी चोरी, लूट, घसोट सब पकड़ा गया है। इसी को हम विपक्षी दल हैं, हम तो कहेंगे इनकी ये जवाब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ये हम विपक्षी दल हैं, हम जिम्मेदार विपक्ष है। ये तो विपक्ष को समाप्त कर देना चाहते, लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहते हैं। वोट डालने की जो राइट बाबा साहब ने दिया संविधान में हमको, उसको वोट ऑफ राइट खत्म कर देना चाहते ठीक है। आप समझ लीजिए, मैं उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश में आप समझ लीजिए कि कोऑपरेटिव के चुनाव में इन्होंने जबरदस्ती पूरे कब्जा कर लिया, कहते मैं जीत गया। इन्होंने पंचायत के चुनाव में जितने भी गिनती कोड थे जबरदस्ती इन्होंने जीते, कहीं लोकतंत्र नहीं था। और अगर ये पुनः एक तानाशाही सरकार बनी
तो देश में संविधान और लोकतंत्र नहीं बचेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एमपी। मेरी और बात, आपकी बात का भी मैं जवाब दूं। अच्छा ठीक है, दीजिए प्लीज दीजिए। हाँ, चूंकि वक्त की कमी है सर, थोड़ा सा उसका ख्याल रखिए। अब हम वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले 3-4 मिनट हमारे पास है सबके रिएक्शन लेने। जो 6 सीटें आप कह रहे हैं ना, जो 8 सीटें को चुनाव फर्स्ट फेज में हो रहा जी, इसी में इनकी दुर्दशा। ये 8 पहले इसमें जो पहले फेज की 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें बीएसपी की 3 है, समाजवादी पार्टी की 2 है, 5 सीटें हैं। वो तो हमारा सुख, मेरी बात सुनिए, ये हमारा सुख हमारे नेता का उदारपन है, माननीय अखिलेश यादव जी का जी, जो आज जो झंडा गाड़े वो लोक दल वाले टहल रहे हैं ना, और ये राजभर जी टहल रहे हैं, और ये सब कि हम बहुत बड़े नेता हो गए। ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के वोट की बदौलत है। ठीक है, नहीं इनका एक भी एमएलए। ठीक है डॉक्टर जमाल, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर जमाल क्या कहेंगे? जाहिर तौर पर देखिए बहुत सारी बातें होती हैं, वो सवाल तो दोनों के लिए था, मगर जवाब उन्होंने दे दिया कि भाई किस तरीके से दोनों पार्टियां मिलकर के आगे बढ़ेंगी। चूंकि हम 19 की बात कर रहे हैं, 19 का एग्जाम्पल हमारे साथ है भाई। उसके बाद बाई इलेक्शन अगर हम देखें, बाई इलेक्शन में भी जो है वो चाहे रामपुर की सीट हो या एक और सीट थी, उस पर भी बीजेपी की जीत हुई थी। किस तरीके से वहां पर, हालांकि बहुत सारी शिकायतें थी, आजमगढ़ की बात मैं कर रहा हूं, दोनों सीटों पर बहुत सारी शिकायतें थी कि वोट नहीं डालने दिए गए सामने वालों को। तो वो शिकायतें अपनी जगह है। एक और बड़ी चीज है, वो है बूथ मैनेजमेंट। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट, वो सब कहते हैं कि बहुत अच्छा है, वो विपक्षी पार्टियां भी मानती हैं, वो आप लोग भी शायद मानते होंगे। उससे किस तरीके से उसका मुकाबला होगा, किस तरीके से जो है पहला फेज है उसके लिए कांग्रेस तैयारी के साथ आगे बढ़ेगी? डॉक्टर जमाल जी, देखिए रियाज साहब, सबसे पहले तो ये समझिए कि तैयारी पूरी है। हाँ। इस बार जनता हमारे साथ खड़ी है, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है जी। उसी बात ये समझने की जरूरत है, 2019 में जिस तरह से पुलवामा का प्रपंच बनाया गया था, उस टाइम में बीजेपी को, एनडीए को, पूरे एनडीए को 41 से 42% वोट आया था। मतलब 58-59% वोट उनके खिलाफ था। मतलब ये जो सेकुलर वोट जो थे वो टूटे हुए थे, इसलिए उनकी इतनी जो 309 और 310 की जो है सीटें आ गई थी। देखिए ये जो दौर चल रहा है ना, ये दौर चल रहा है वो 47 से पहले आजादी वाला। इस देश को फिर आजाद होना है। ये 2024 के चुनाव में ये देश फिर से आजाद होगा, क्योंकि जिस तरह से गुलामी की मानसिकता चलाई जा रही है, हिटलरशाही निकम्मी सरकार और भ्रष्टाचारी सरकार, चंदा दो धंधा लेने वाली सरकार, उसके खिलाफ ये देश है। क्योंकि आज जो गिरफ्तारी हो रही है, सही बात है, आप दिखाते हैं कि क्या भाजपा में सभी लोग ईमानदार हैं, या हिमंता बिस्वा शर्मा जो आज असम के मुख्यमंत्री दूध के धुले हुए हैं, या जो आपने लाए हैं जिसमें नवीन जिंदल या जिनको भी उठा के लाए, जिनके खिलाफ आपका भ्रष्टाचार था, सबको आपने दूध का धुला हुआ। आपके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है भाई? थोड़ा सा इधर भी भेज दें, हम लोग भी थोड़ा साफ कह लो वॉशिंग मशीन में घुमा के सब। नवीन जिंदल के खिलाफ कौन सा भ्रष्टाचार का मामला आ गया? नवीन जिंदल तो एक मतलब उद्योगपति है, कांग्रेस के साथ थे, और वो खुद अपनी मर्जी से पार्टी उन्होंने छोड़ी और ज्वाइन कर लिया। जब तक वो कांग्रेस में रहे, ना तो कांग्रेस ने ना ही बीजेपी ने उनके ऊपर कोई इल्जाम लगाया। बीजेपी के लोगों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था, और ये डर से गए हैं। देखिए सबसे बड़ा चीज समझना होगा, जो इस दौर में नहीं डरेगा, ठीक है, जो इस भ्रष्टाचारी सरकार, हिटलरशाही सरकार के खिलाफ नहीं डरेगा, वो जेल में जाएगा। देवमोहन जी आप देख लीजिए। ठीक है देवमोहन जी, 2014 में 4 सीटें लोकसभा की, 2019 में सिर्फ 1 सीट जीत पाई आम आदमी पार्टी। 2024 का क्या टारगेट है? किस तरीके से जो है आपको लग रहा है कि वो जो 2014 में 4 सीटें जीती थी उससे आगे बढ़ेंगे, या फिर चूंकि इंडिया ब्लॉक का आप हिस्सा हैं जाहिर तौर पर, मगर फिर वही बात है कि जो आपके बड़े लीडर्स हैं, पार्टी के जो मुखिया हैं, वो अंदर हैं, वो है नहीं, पब्लिक के सामने बात कौन रखेगा उनकी तरफ से? चूंकि जिस मजबूती के साथ, जिस अंदाज में वो बात रख पाते हैं, तो शायद दूसरा लीडर नहीं रख पाएगा। कितना फर्क पड़ने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पब्लिक अब खुद उनकी बात रखने लगी है, ये बहुत बड़ी चीज है। वो नहीं है, वो जेल के अंदर है, लेकिन पब्लिक उनकी बात रखने लगी है। कार्यकर्ता दुगने जोश से सामने आ रहा है, और इंडिया गठबंधन ही नहीं, पूरे देश में उनको लेके एक वेव चल रही है कि यार इस तरीके से जबरदस्ती किसी भी अपोजिशन के लीडर, अपोजिशन को आप खत्म कर देना चाहते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, और ये एकदम निश्चित है, ये भाजपा को भी पता लग गया है। और इधर-उधर से रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम चारों मेहमानों से रिक्वेस्ट मेरी ये होगी, चूंकि अब 3 दिन बचे हैं, 19 तारीख को जो है वो पहले फेज की वोटिंग होगी, 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 21 सूबों की 102 सीटें हैं, अलग अलग सूबों की। कई सारे ऐसे सूबे हैं जहां पर तमाम सीटों पर हो रहे हैं, कुछ सूबे ऐसे हैं जहां पर कुछ कुछ सीटों पर इंतखाबात जो है वो होंगे। मैं ये चाहता हूं कि तमाम मेहमान वो वोटर्स से अपील करें कि वोटिंग के दिन वो अपने घरों से निकले, पोलिंग बूथ तक जाएं, जिसकी मर्जी आए, जो भी उनके जहन में है, जो भी इश्यूज हैं, उन इश्यूज के ऊपर वोट डालें, मगर वोट जरूर डालें। मैं चाहूंगा तमाम मेहमान ये जरूर अपील करें। देवमोहन जी।
मैं बिल्कुल मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं जी। कि आप घरों से निकलें और किसानों को ध्यान में रखते हुए, जवानों को ध्यान में रखते हुए, महंगाई को ध्यान में रखते हुए, भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए, रोजगार को ध्यान में ठीक रखते है। हुए और सबसे बड़ी चीज महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपना वोट जरूर दें और इंडिया गठबंधन को दें, हमारी पार्टी को जगदीश दें। जी कम से कम अल्फाज में प्लीज, क्योंकि वक्त की कमी है। मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि इस तानाशाही सरकार को पलट दें पूरी तरह से और एक अच्छी सरकार देश में ठीक है डॉक्टर जमाल बनाने साहब। के लिए अपनी हाँ। डॉक्टर जमाल, देश की जनता से अपील करूंगा, जिस सरकार ने आपको ठगने का काम किया, आपके मुंह से खाने का निवाला तक छीन लिया, उसको बदलने के लिए आप बाहर जरूर निकले और वोट करें। जरूरत है बदलाव की। शुभेंदु शेखर साहब। सभी लोग वोट करें, जो लोग भी एलिजिबल वोटर्स हैं भारत के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी का वोट होना जरूरी है। बिल्कुल। और कोई भी चैनल आज की तारीख में 375 से 400 के बीच में हमारे को फिगर दिखा रहा है और हमारा पूरा विश्वास है कि हम 400 पार आएंगे। और आप जितनी भी बातें फैला लो, झूठ मूठ, वो सब चीजें जनता जानती है, पर वोट जरूर करना। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र का महापर्व है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जिन्हें वोट देने का हक हासिल है। वोटिंग के दिन, पोलिंग के दिन जरूर घरों से बाहर निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को हम यही खत्म करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।